ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूं फरजाना अली और मेरे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में मेरे साथी ब्यूरो चीफ कराची से रफत सईद, क्वेटा से मुजीब अहमद, इस्लामाबाद से तारिक चौधरी और कोशिश करेंगे कि अनवार हाशमी से लाहौर से भी हमारा राब्ता हो जाए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा। बहरहाल नाजरीन, आज आपने देखा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हुआ जिसमें भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ जो है ये सेशन बुलाया गया था। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सबसे पहले जब स्पीच दी और जो पॉलिसी स्टेटमेंट भी था उनका, उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंग और मकबूजा कश्मीर में मामलात में जो एक कशीदगी आ गई है, ये मजीद खराब होने का खदशा है। उन्होंने ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हर जगह हर फोरम पर हम लड़ेंगे। आलमी अदालत जाने का भी उन्होंने अंदिया दिया, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जंग हुई तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। लेकिन जो उनका एक खदशा था, उनका यह भी खदशा था कि ये जो न्यूक्लियर वार है इसकी तरफ हम जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इस बात का भी अयादा किया कि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, आज भी अमन की बात कर रहा है, लेकिन भारत जिस तरह से ओछे हथकंडों पर उतर आया है उसके बाद मामलात जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की और सब ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। पार्लियामेंट में आज हुआ क्या, इसके हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। एक रास्ता वो कि हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारत को वाज़ेह पैगाम। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन यक जुबान हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अराकीन को एतमाद में लिया। वो माइट इज राइट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके ये स्टडी कर रहे हैं। हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज को उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, उन्हें तशवीश है कि भारत फिर पुलवामा जैसा ड्रामा कर सकता है। जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन गोई करता हूँ। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह बयान दिया, कहा कश्मीर के मसले पर खामोश नहीं बैठेंगे। आज मोदी ने शहरक के ऊपर हाथ डाला है, वो शहरक को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहरक को काटे हम उसके हाथ काट दें, उसके हाथ तोड़ दें, पाकिस्तान को नहीं मनाएं। इजलास के दौरान अरकान असेंबली समेत वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी शरीक। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने इजलास में बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर शिरकत की। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम सवाती ने भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी और क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर बहस के लिए तहरीक पेश की। तहम तहरीक में आर्टिकल 370 के बुनियादी मामले को शामिल न करने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद आजम सवाती ने आर्टिकल 370 को बहस में शामिल करने की तरमीमी तहरीक पेश की। अपोजिशन के मुतालबे पर आर्टिकल 370 के निफाज से सूरत हाल पर बहस की तहरीक मंजूर कर ली गई और स्पीकर ने बहस के आगाज के लिए शीरी मजारी को माइक दिया। तहम बहस का आगाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से ना करवाने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, जबकि अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास में वजीर आजम की शिरकत का भी मुतालबा किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन हुआ उस पर न सिर्फ पाकिस्तान में सबकी नज़रें लगी हुई थी, साथ ही साथ अगर हम कहें कि कश्मीरियों की भी नज़रें उस पर थी और फिर पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो आज के पार्लियामेंट के जो जॉइंट सेशन था उसके ऊपर थी, क्योंकि जाहिर है यहाँ से एक मैसेज जाना था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूँ कि दूसरी तरफ कोर
कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसके इख्तिताम पर कहा गया कि पाकिस्तानी फौज कश्मीरियों की जदोजहद के साथ आखिरी वक्त तक खड़ी है। हम इस बारे में मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये तो एक ठोस मौक़िफ़ था जो कि सामने आ गया। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि पार्लियामेंट पर सबकी जो नज़रें थी, क्या हम वहाँ पर कामयाब हुए हैं या नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है जो जब से इजलास ख़त्म हुआ है हर एक की ज़बान पर है। क्योंकि कल का जो प्रोग्राम भी हमने ब्यूरो रिपोर्ट की तो उसमें भी यही सवाल बार बार उठाया कि एक स्ट्रांग मौक़िफ़ जाना चाहिए और एक कौम की हैसियत से जो खड़ा होता है सारे यकजा, वो चीज़ होनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हम चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ्स की तरफ। सबसे पहले मैं रफत आपसे पूछूंगी कि जो हम तवक्का कर रहे थे कि पार्लियामेंट का जो एक जॉइंट सेशन होगा और हम सब एक ही पेज पर होंगे, जो हम तवक्का कर रहे थे, क्या आप समझते हैं कि स्ट्रांग मैसेज गया है? देखिए आपने तमहीद तो बड़ी अच्छी बांधी और उसमें तमाम बातों का जिक्र कर दिया। मैं यही कहूँगा कि जो कौम ने तवक्कुआत बांध रखी थी पार्लियामेंट से, तो वो आज उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। जबकि जो फ़ौज की तरफ से पैगाम आया वो तो बिल्कुल दो टोक था, साफ था, वाज़े तौर पर आया। क्योंकि पार्लियामेंट में कल आज भी ऐसा ही लगता रहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ किसी इशू पर यहाँ के हिज़्ब इख्तिलाफ और हुक्मरान जमात जो है वो दोनों एक दूसरे से नबर्द आज़माएँ। इब्तिदा में वो कि जो गलती की निशानदेही की जब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से, तो उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन वज़ीर आज़म का ना पहुँचना जो है वो एक उसकी वजह से एक सवाल पैदा हुआ और उसकी कोई बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद जिन जुमलों का तबादला हुआ, मेरे ख्याल में हमें करारदाद तो हमने पेश कर दी, बातें तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन हम वो पैगाम इजहार यकजहती का जो कश्मीरी अवाम से देते हैं वो हमारी पार्लियामेंट नहीं दे सकी। मैं तो जितना मैंने आज दिन भर देखा उससे तो मैंने यही नतीजा अख्ज़ किया है। और इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म ने एक बात बहुत माकूल बात की, जंग तो वाकई रास्ता नहीं है और जंग हुई तो किसी के भी हक़ में नहीं होगी, किसी के मफाद में नहीं होगी, जंग में सिवाय तबाही के कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका था उसमें उसके बाद जो एक तासुर उभरा था कि वहाँ बड़ी कामयाबी हुई है, तो वो उसकी नफ़ी होती हुई नज़र आई और हिज़्ब इख्तिलाफ इसी इशू को लेकर आगे चली और हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसी पर सवाल उठाया और वज़ीर आज़म को वही बातें याद दिलाईं। तो कि जो अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद जो ट्रम्प, जो उन्होंने मिसाल दी शहबाज शरीफ साहब ने कि ट्रम्प का कार्ड था या किस तरह से वो पत्ता इस्तेमाल हुआ है, हम ट्रैप तो नहीं हो गए कहीं वहाँ पर, तो ये बातें इससे जो है वज़ीर आज़म को अच्छी नहीं लगी। और आपने देखा कि जब बहुत ज़्यादा होने लगे तो वज़ीर आज़म ऐवान से उठकर जिस तेज़ी से गए थे वो भी एक अच्छा साइन नहीं था, वो उससे भी अच्छा वो नहीं जाता। बातें माकूल थी वज़ीर आज़म की, दुरुस्त बात कह रहे थे, लेकिन जो उनमें एक अदम बर्दाश्त की एक जो कैफियत है वो तारी हो जाती है, उससे बहुत सारी सूरत हाल ख़राब होती है और उससे ही मैसेज गलत जाता है। हालांकि आज होना तो ये चाहिए था कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों यकजा नज़र आते, आज तमाम इख्तिलाफात अपने भुलाते, वज़ीर आज़म ख़ुद भी उनसे बात करते, अगर मुसाफा भी करते उनकी नशिस्तों पर जाकर तो बहुत सारी बर्फ़ पिघल जाती, बहुत सारे अच्छे जुमलों का तबादला होता। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ बड़ी फ्रेंडली लगी। माजी में जब हिज़्ब इख्तिलाफ में मियाँ नवाज शरीफ ये इमरान खान हुआ करते थे तो खासा तल्ख लहजा होता था, बहुत उनकी बातें जो थी बहुत तनकीद किया करते थे, बाज़ वक्त तो मोदी का यार, गद्दार, इस तरह की बातें भी होती थी। लेकिन आज कोई इस तरह की बातें नहीं हुई, तो लिहाजा इस लिहाज से कह सकते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जो उनकी आमद पर और उनकी तकरीर पर रिमार्क यकीनन एक बर्दाश्त होनी चाहिए। सख्त जुमले भी आ सकते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, एक अच्छा साइन जाता, और उसके बाद उनके जो अरकान असम्बली जिस तरह उठ कर गए उससे एक अच्छा पैगाम नहीं गया अक़वाम आलम को। गो के पाकिस्तान कोशिशें बहुत कर रहा है, एक कमेटी बना दी गई है, जो अक़वाम आलम से रवाबित हैं वो भी किए जा रहे हैं। सलामती कौंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात आज किसी वक्त जो है डॉक्टर मलिया लोधी की होने वाली है। यकीनन उस मुलाकात के बाद और बहुत सारी खबरें भी सामने आएंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ को इन्वॉल्व करके इस इशू को आगे लेके चलना चाहिए, दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाएगा। ठीक ठीक।
तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, जो इशारा रफत ने दिया, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कहें या एक दूसरे के साथ पहले कोई मुज़ाकरात कर लेते, कोई बात कर लेते, जो हम समझ रहे थे कि शायद पहले से प्लान करके आएगी अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, लेकिन जब हमने देखा कि करारदाद जब पेश की गई सुबह सुबह तो उसमें भी एक मसला हो गया कि उन्होंने कहा कि 370 का आर्टिकल और 35A का जिक्र ना होना, ये सारा कुछ, फिर उसको एडजर्न किया गया इजलास को, फिर उसके बाद बहुत सारी देर के बाद, मतलब सपहर के बाद जाके एक इजलास होता है। आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें पहले सुबह के वक्त या रात को ही तय करनी लेनी चाहिए थी? ये तो एक बहुत बड़ा इशू था ना। देखिए, इसका ताल्लुक जो है ना वो इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार के रवैये से है। वहाँ माशाल्लाह सारे ही बड़ी कौमी सतह की शख्सियत हैं और अकल कुल से कम के दर्जे पर तो आने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये ऐसे मामलात होते हैं जिस पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हुकूमत बात करती है आगे बढ़ के। ये जो आर्टिकल 370 और 35A है, इसका जो जिक्र नहीं था करारदाद में, तो इसका तज़किरा कल रात 11 बजे के 11:30 बजे के करीब एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्वीट के जरिए कर दिया। उन्होंने निशानदेही की कि ये जो करारदाद है, ये जो ऑर्डर जो डे पे आई है, इसमें इसका जिक्र नहीं है। उसके बाद, और ये करारदाद जो है, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी की वजह से, उनके इल्म में आ गई। हमारा ये ख्याल था कि जब हम सुबह उठेंगे तो एक डेलीगेशन जा चुका होगा और वो डेलीगेशन जाके बात करेगा, एंगेज करेगा और इस गलती को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन सीधे लैंड किया जनाब आलम फाते साहब ने पार्लियामेंट के हाल में और उसका वो करारदाद पढ़ना शुरू कर दी। उसका नतीजा ये निकला था जो निकला। अब मसला ये होता है कि जब कोई इशू बन जाता है असेंबली में तो फिर वो दौड़ते हैं, फिर वो डेलीगेशन लेके भी जाते हैं, फिर स्पीकर साहब भी आते हैं, फिर चीफ विप भी जाता है, लेकिन उसके नतीजे में 5-5.5 घंटे जाया हुए। फिर दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने चैम्बर में मौजूद थे, उनको भी इस दीवान में सीधे आना चाहिए था। और अगर वो तशरीफ ले आए थे और उनको मालूम था कि इतना अहम नेशनल काज है, अहम तरीन नेशनल काज है हमारी रिसर्च हिस्ट्री का, तो वो किसी को अपने बुला लेते, 2-4 अपोजिशन के लीडरों को, और वहाँ बैठ के बात कर लेते। लेकिन चले, वो भी खत्म हो गया, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जब इजलास शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में बहुत सी अच्छी बातें थी। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जिस पर किसी को एतराज हो, उसको एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन जब उनकी तकरीर खत्म हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उसके बाद फिर एक मरतबा प्रोवोकेशन हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाते। उनको मालूम होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक हुक्मरान में बहुत बड़ा दिल रखना होता है। वो जवाब दर जवाब और उसमें उलझ जाते हैं, फिर वो उलझे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया और उस पर एक और सोने पर साजा हुआ कि जैसे ही बिलावल भुट्टो ने तकरीर शुरू की वो उठकर चले गए। उनको बैठना चाहिए था, उनको बैठकर वो तकरीर सुननी चाहिए थी और उनको एक जो आज हुई है। जी चौधरी साहब बिलावल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि ठीक है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के और वो एक यूं समझे कि पॉलिसी बयान देने के लिए आए हैं। क्या मुनासिब था अपोजिशन लीडर का यूं उनका फिर वही नाम वाला मसला? देखिए, एक चीज़ है कि जो बार बार रिपीट हो रही है, उनके नाम को इस तरह से बयान करना, फिर उन पे तंज करना, फिर इस तरह तू तकार, ये क्या आज ये मुनासिब था? आज जरा रुक जाते ना, अपोजिशन लीडर थोड़ा सा वो सब्र से काम लेते हैं। हालांकि वो आए, उन्होंने बड़ी जानदार एक तकरीर की और बड़ा वाज़े पैगाम भी दिया। बिलावल ने फिर क्या कहा वो एक बात अलहदा है, उसको भी फिर हम देखेंगे। लेकिन क्या अपोजिशन लीडर को जेब कर देता था कि आज के दिन में इस तरह की कोई बात भी कर लेते? देखिए, आप ये एक ऐसा सवाल कर रही हैं जिसका मतलब ये है कि मैं अपोजिशन या हुकूमत में किसी एक का वकील हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी चीज किसको जेब देती है, लेकिन अभी हम ऐसे जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट तो देख सकते हैं ना। मेरी बात सुन लेना, मैं ये कर रहा हूँ कि अभी रफत ने कहा कि जो आज की अपोजिशन है उसको एनालाइज कर लें कल की अपोजिशन से, यानी जब PGI जो थी अपोजिशन में थी, गालिबन 16 अक्टूबर 2016 को या कोई तारीख अक्टूबर की थी, जब उड़ी के वाक़े के बाद जब ज्वाइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का कश्मीर के इशू पर, उस वक्त की अपोजिशन जिसके सरबराह जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आज के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उसने उस कश्मीर के सेशन का बाइकाट किया था, आई नहीं थी। आज की अपोजिशन तो आई, वहाँ बैठी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तकरीरें की और कल भी तकरीरें करनी है। और अभी तो ये इजलास शुरू हुआ है। अभी जो आप लोग कह रहे थे कि ये इजलास जो है स्ट्रॉन्ग वर्डेड करारदाद नहीं दे सका और स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे सका,
یہ इजलास तो भी जारी है, आज का इजलास एडजर्न हुआ है, कल फिर शुरू होना है, तो लिहाजा अपोजिशन के इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो आपने जो सवाल पूछा है कि क्या था, तो फिर एनालाइज कर लें कि कल की अपोजिशन का रवैया क्या था और जो अपोजिशन आज और कल हुकूमत में थी उसका रवैया क्या है। सही, तो आपको लगता है कि हुकूमत को थोड़ा सा स्टैंड वो दिखाना चाहिए था कि क्योंकि वो हुकूमत में है तो हुकूमत का रवैया थोड़ा सा नरम होना चाहिए था। मुजीब भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या ये चीज़ें जो हैं हो गई, जो आज सामने आ गई, जिस पर के सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया, अगरचे चौधरी साहब की बात ठीक है कि ये अभी इजलास जारी है, लेकिन आज का दिन जो था वो ज़रा थोड़ा सा बहुत यूँ कहे कि जो मुझे तो सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही है वो कश्मीरियों की हो रही है, तो वो पैगाम जो है वो नहीं गया, बल्कि फिर वही हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ती रही है। आप क्या समझते हैं? फरजाना, आज दोपहर में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक वाजे बयानिया सामने आ गया और बिल्कुल वाजे अल्फाज में कहा गया कि आखिरी हद तक कश्मीरियों की सियासी सफारती हिमायत की जाएगी, जिसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन कश्मीर के हवाले से गैर रवैया अख्तियार किया गया। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी दोनों तरफ से वो नहीं की गई। तकारीर हुई लेकिन कोई मुस्बत और वादे दो टोक चीजें सामने नहीं आ सकी। जिस तरह क़यादत ने आपको एक लाइन दे दी थी कि वो मादरे वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर भी तैयार हैं, किसी भी जारियत से निमटने के लिए भी तैयार हैं और कश्मीरियों का साथ देने के लिए भी तैयार हैं, तो जरूरत इस अमर की थी कि सियासी क़यादत भी इस तरफ जाती। अब ये देख लें कि पाकिस्तान बलोचिस्तान में गुज़िश्ता रोज जब ये भारत में हुआ तो एहतजाज किया गया, ग्वादर से कोयटा तक हर जगह एहतजाज था। उसका रिजल्ट भी आज हमने देखा कि इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने आज कोयटा शहर को निशाना बनाया एक बम धमाके से, और इसमें ईद की शॉपिंग में मसरूफ लोगों की जान भी गई, जख्मी भी हुई। दूसरी तरफ एक और चीज भी आप देखें कि हम कितने कश्मीरियों के साथ हैं। आप सिंध से लेके बलोचिस्तान तक देख लें, हिंदू बिरादरी हैदराबाद में सिंधी अवामी फोरम ने किया कश्मीरियों के हकूक के लिए। डॉक्टर अमर ऋषि उसकी क़यादत कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ था कि मोदी सरकार ने मज़ालिम बंद न किए तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में उठाएंगे, और यही बलोचिस्तान में भी हिंदू बिरादरी का रहा। और जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो तो पहले से ही कश्मीरियों के साथ हैं, तो अवाम कश्मीरियों का साथ दे रही है। पूरा मुल्क यक आवाज हुआ है। ये सियासतदान यक आवाज हो के नहीं दे रहे, अभी भी अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। अभी तक दिलों में बुग़्ज़ है इनके, और किसी तरह ये नजर नहीं आ रहा कि ये एक पेज पे हैं। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल रही तो इंटरनेशनली कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान का और कश्मीरियों का होगा। सही, नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का और कश्मीरियों का होगा। और अगर अगले चंद दिनों में भी जबकि पार्लियामेंट का इजलास जारी है कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई तो यकीनन मुश्किल होगी। हम मज़ीद भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के हवाले से। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, अनवर साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर लिया है। अनवर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन हुआ उसका पैगाम क्या गया है और जो तवक्कात थी क्या वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो मुख्तलिफ साथियों की जो राय है वो इसमें तकरीबन यही आई है कि वो जो एक हम बात कर रहे थे कल भी कि वाज़े और ठोस पैगाम जाना चाहिए, उसमें वो चीज़ नहीं रही, अगरचे पार्लियामेंट का सेशन अभी जारी है। आपने भी देखा होगा कि बिलावल ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हालांकि खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और उसमें बड़ी वाज़े चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई वाज़े जो पॉलिसी बयान था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वो नहीं आया। हाशमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप बिलावल साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि कोई पॉलिसी बयान नहीं आया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से? देखिए, दो चीजें हैं ना। आप काफी देर से मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं काफी चीजों से इख्तिलाफ करूंगा। पाकिस्तान में भी पार्लिमानी जमहूरियत है,
अब आप उसको इतना आइडिया ना लें कि एक पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन आएगा जिसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, अपोजिशन की भी, हुकूमत की भी, और वो आते ही एक क्लासरूम की तरह करारदाद पास करेंगे जिसका वो इम्पैक्ट नहीं जा सकता। ये मेरी राय है। अब आप देखें कि आप भारत ने जो मैसेज दिया है कश्मीर के बारे में, इसके बावजूद कि वहाँ अपोजिशन ने इजलास उल्टा दिए, राज्यसभा में भी और आज लोकसभा में भी जो अशर हुआ है, लेकिन आपने उस पैगाम को लिया है, उसमें से कश्मीर के पैगाम को लिया है। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो रही है कि एक मैच्योर पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें जो है तनकीदी तरीके से जायजा लिया जा रहा है कि हुकूमत जो इकदामात करने जा रही है उसमें कहाँ कहाँ खामियां हैं, जो कि अपोजिशन लीडर ने, शहबाज शरीफ ने भी उसका जायजा लिया और बिलावल भुट्टो ने भी जायजा लिया। लेकिन आप देखें कि बिलावल भुट्टो ने भारत को किस तरह आड़े हाथों लिया, शहबाज शरीफ ने भारत को किस तरह आड़े हाथों लिया, और एंड पे यही कहा कि हम इस मसले पे, इस एक नुकाती एजेंडे पे हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, अस्करी क़यादत के साथ खड़े हुए हैं। सेम मैसेज अस्करी क़यादत का भी यही आया है। अभी चूंकि ये वाइंड अप होना है, कल दोबारा दूसरा सेशन होना है, तो इस पे ज़ाहिर एक करारदाद जाएगी। अब आप देखें, मैं 1 मिनट और लूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी पे भी बड़ी तनकीद आ रही थी कि वो भाग गए हैं जी, वो हज पे चले गए हैं। हालांकि वो हज पे जरूर गए हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए आर्जी तौर पे रुकना पड़ गया कि वहाँ जद्दा में जो OIC का, हमारा तो पहली बरादरी तो OIC है, OIC की राब्ता कमेटी का अहम इजलास था, तो पहला पैगाम तो OIC के जरिए चला गया है, इस्लामी जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें चला गया और बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए वो वाला इम्पैक्ट भी ठीक गया है। वजीर आजम ने जो है वो सरबराह मुमलिकत से राब्ते किए हैं। टेक्निकल देखना है कि कल जो करारदाद पास होगी तो उसके बाद हमारे पास रास्ता क्या है। हमारे पास पहला रास्ता है कि आपने लॉबिंग करके UNO की सलामती कौंसिल का इजलास तलब करना है, जहां पे हमारी गुज़श्ता कई दहाइयों से वो फाइल पड़ी हुई है, UNO की वो करारदाद, जिसकी वजह से हम पूरा केस लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीर का स्टेटस था, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिल्गित बल्तिस्तान, ये पूरी जो बेल्ट है, इस पूरी केस का जो फाइल है इस केस की, वो UNO में पड़ी हुई है। तो हमने अब वो मौका आ गया है कि ये जो हरकत की है इसने मोदी सरकार ने, अब इसको असल प्लेटफॉर्म वो है जिसको हमने उजागर करना है और फिर इस्तेसाबे राय की तरफ लाना है। अब वो छेड़ बैठा है मोदी, आपके लिए एक अच्छा मौका भी है, अच्छा मौका है। इस अच्छे मौके को आप किस तरह कर पार्लियामेंट में एड्रेस करते हैं, कल देखेंगे तो फिर हम नतीजा अखज़ करेंगे। अदरवाइज कोई इतना जरूरी नहीं है कि उसने इमरान अहमद नियाजी कहा है या इमरान अहमद खान नियाजी कहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर दरमियान में जो है वो चलते रहते हैं सैलेड के तौर पे। अदरवाइज असल इशू की तरफ मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट भी रवां दवां है और अस्करी क़यादत भी जो है वो भरपूर मैसेज दे चुकी है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। रफ़त साहब, ये जो हाशमी साहब ने कहा कि चीज़ को आगे भी बढ़ाना है, और फिर वो जो हमारे सफारती मामलात हैं जिन पर अक्सर हम बात भी करते हैं कि वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है और हमें उसको ठीक करना है, लेकिन इसके साथ साथ खान साहब ने जो अपनी तकरीर की है उसमें ये तो कहा है कि हम मकबूजा कश्मीर का मुकदमा जो है हर फोरम पर उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि हम आलमी अदालत भी है। आप क्या समझते हैं, आपकी यकीनन मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं कानून के, उनसे भी बातचीत होती होगी इस मसले पर, कि हम कितने मजबूत हैं इस मसले पर कि हम ये पॉइंट वहाँ पे जाके रेज कर सकते हैं और कुछ हमारा फायदा हो सकता है, या हम यूं कहें कि सीधी सी बात करें कि भारत को शिकस्त दे सकते हैं। देखिए फरजाना, पहली बात तो मैं ये कहूँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सियासी बालिग नज़री का मुजाहरा करना चाहिए था। आज के मौके पे भी अनवर हाशमी साहब वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि बिल्कुल कोई पार्लियामेंट है, कोई क्लासरूम तो है नहीं कि एक दिन में ही करारदाद मंजूर हो जाए और सबकी राय एक जैसी हो, बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन एक मैच्योरिटी का मुजाहरा होना चाहिए था। इख्तिलाफ बिल्कुल करें, लेकिन इख्तिलाफात उन बातों पर ना करें जिसका उस मसला कश्मीर से कोई ताल्लुक ना हो। एक दूसरे पर तनकीद उस तरह ना करें। अगर वो इस तरह तनकीद नहीं करते, उस तरह की सियासत नहीं करते, तो इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम नहीं आयद होता। अब दूसरी बात जो आपने कही कि किस तरह से करें, तो मेरे ख्याल में हुकूमत की तैयारी उस तरह से नहीं थी,
اسی وجہ سے حزب اختلاف کو موقع ملا، حزب اختلاف نے بات کی. اگر اس تمام چیزوں کی تیاری پہلے سے کر لیتے تو شاید یہ موقع نہیں آتا. جہاں تک رہی بین الاقوامی سطح پر تو سفارتی سطح پر تو اٹھایا ہی جائے گا معاملہ، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے. اور یقیناً لیکن اس طرح کی پذیرائی ابھی فی الحال ہر طرف سے ایک پازیٹیو جواب وزیر اعظم کے رابطہ کرنے پر ضرور آیا ہے، لیکن صحیح بات اس وقت واضح ہوگی. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اقوام متحدہ کی جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو بھرپور طریقے سے وہاں پر لابنگ بھی ہو سکتی ہے، اس مسئلے کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس سے قبل اپنے وفود بھیجنے ہوں گے، سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور پلاننگ کرنا ہوگی. اب اس پلاننگ کو جو پلاننگ پہلے ہونی چاہیے تھی، شاید اب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں، جس میں کہ انہوں نے قانونی ماہرین کو بھی رکھا ہے. ابھی تمام آپشن پہ غور ہو رہا ہے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، اس میں تمام لیکن وہ تمام لوگ حکومتی لوگ ہیں. میرے خیال میں بہت اچھا سائن ایک اور جاتا کہ اگر اس کمیٹی میں حزب اختلاف سے بھی لوگوں کو شامل کرتے تو ایک لگتا کہ پارلیمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک پیغام جا رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ اگر وزیر اعظم آج تمام چیزیں بھلا کر تمام لوگوں کے پاس جاتے، اور جب یہ صورتحال ہو رہی تھی تمام میٹنگز، تمام ملاقاتیں یہ تمام پہلے سے ہو جانا چاہیے تھی. اور ایسے معاملات میں ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کتنے ہی اختلافات حزب اختلاف کے ہو جائیں حکومت کے ساتھ اور حکومت کے ان کے ساتھ، لیکن جب ایسا مسئلہ آتا ہے تو سب یکجا ہو جاتے ہیں، پہلے سے بات چیت ہوتی ہے اور منصوبہ بندی سے تمام چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. آج ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی پارلیمنٹ میں. صحیح، لیکن میں نے سوال آپ سے جو کیا تھا اس کو مجیب کی طرف لے کے جاتی ہوں کہ عالمی عدالت میں جو جانے کا عندیہ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری یہ تیاری ہے یا ہم اس پوائنٹ پر مضبوطی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی ایک کیس جو ہے عالمی عدالت میں آلریڈی ہمارا چل رہا ہے. مجیب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ فرزانہ، اس کے لیے باقاعدہ تیاری حکومت کی ہے. یہ ایک سر سے بلا ٹالنے والی بات ہے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے. فوری طور پہ اگر گئے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے لیے ایک آدھ مہینے پہلے سے تیاری کی جاتی، اور اگر ذرا سا ہوشیاری سے چل رہے ہوتے تو آج ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی. ہم جو کچھ بھارتی پارلیمنٹ میں ہوا، ہم اس سے قطعی طور پہ ایسا ہے کہ جیسے ہم لائل رہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم صرف امریکہ کی ثالثی کو ذہن میں رکھ کے شادیانے بجاتے رہے، اور بالکل ہم نے صرف نظر کر لیا کہ مودی کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے. اگر اس وقت ہم بھانپ جاتے صورتحال کو تو شاید ہماری تیاری ہوتی اور آگے ہم پرسو کر سکتے. لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اس پوزیشن میں ہے ہم کہ فوری طور پہ عالمی عدالت چلے جائیں اور اس کو معاملے کو آگے لے جائیں. اس وقت جو ہمارے پاس آپشن کھلا ہوا ہے وہ مختلف فورمز ہیں جہاں پہ آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ سلامتی کونسل ہو، اقوام متحدہ ہو، OIC ہو. ان فورمز پر بھرپور آواز اٹھائی جائے، اور نہ صرف خود اٹھائی جائے بلکہ دوست ممالک کو ساتھ ملایا جائے اور ان کے ذریعے اس معاملے کو اٹھایا جائے. تب بھارت پہ دباؤ پڑے گا. خصوصاً عرب ممالک کا کردار اس میں اہم ہو سکتا ہے. امریکہ کی جانب سے صرف تنقیدی اب تک بھارتی رویے پہ کی گئی ہے، کوئی عملی اور ٹھوس قسم کے بیانات ان کی طرف سے بھی نہیں آئے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے علم رکھتے تھے اس چیز کا کہ جو کچھ مودی کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے چودھ صاحب، اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جیسے کہ ہاشمی صاحب نے بلکہ رفعت نے یہ کہا کہ مختلف ممالک کی طرف سے کوئی مضبوط بیان ابھی تک نہیں آئے، لیکن چائنا کا بیان تو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے اس پر ہمیں تشویش بھی ہے، اور اقدام جو ہے چین کی سالمیت پر حملہ بھی ہے. کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے میڈیا پر دیکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے آہستہ آہستہ اب بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ یقیناً ہمارا ساتھ تو دیں گے، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے، اور پھر چائنا اور بھارت کا اپنا بھی ایک ایشو ہے. دیکھیے، ایک تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کل عرض کیا تھا کہ یہ جو لداخ کی جو آئینی حیثیت انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے اس کا براہ راست فوری طور پر تکلیف جو ہے وہ چین کو بھی پہنچے گی. اور آج چین کا جو بیان آیا ہے خوش آئند ہے، لیکن اس میں انہوں نے صرف لداخ کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لداخ کو جو آئینی حیثیت دی ہے اس سے چین کی جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ خطرے میں پڑنے کا خطرہ ہے.
تو ظاہر ہے ہر شخص ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد میں بولے گا اور جہاں جہاں اس کے مفاد کو پہنچے گی وہ اس پہ بات ضرور کرے گا. یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس ملک کو کس طرح سے آپ کنوینس کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کے جذبات کو, اس کے مفادات کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو چین کی طرف سے جو آیا ہے وہ کچھ آئندہ, لیکن اس نے اپنے لیے بات کی ہے, اور جہاں اس کو پتا ہے کہ اس کے بارڈر پر آ کر انڈیا اگر بیٹھ گیا ہے ایک مخصوص حصے میں, اس کو اس سے ظاہر ہے پریشانی لاحق ہوئی ہے. یہ بات رفعت صاحب کی درست ہے کہ جتنا رد عمل, اب تو ظاہر ہے 36 گھنٹے گزر چکے, جس طرح اسٹرانگ بارڈر رد عمل ہم سمجھ رہے تھے اس طرح کا ابھی تک نہیں آیا. ابھی عرب ملک خاموش ہے. یو اے کے سفیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو انڈیا میں تعینات ہیں, انہوں نے تو ایسی بات کی ہے کہ ہمارے لیے ویسے پریشانی کا باعث ہونی چاہیے. سعودی عرب خاموش ہے, روس خاموش ہے, اور خود امریکہ جس نے ہمیں یہ ایک جھانسا دیا تھا ثالثی کا, 1971 میں بھی جھانسا تھا اور 65 کی جنگ میں بھی دیا تھا, اس کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خاموش ہے. تو آپ بھی اپوزیشن لیڈر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے ٹریک کر لیا؟ نہیں, ابھی اس بات کو اینالائز کیا جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو کچھ بات ہوئی تھی اس پہ جتنے خوشی کے شادیاں ہم نے بجائے اور جتنی بڑی اس کو سفارتی کامیابی قرار دیا تھا, اب اگر اینالائز کریں تو صورتحال کچھ مختلف نظر آتی ہے. ایک بات جو ہے ظاہر ہے جب ہم سب لوگ بات کرتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور کشمیر کاز ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے. اپوزیشن بھی, حکومت بھی, سب کا پاکستان ہے اور سب کو کشمیر سے اتنا ہی لگاؤ ہے. ہم جب کوئی بات کرتے ہیں, اپوزیشن بات کرتی ہے, حکومت بات کرتی ہے, تو خارجہ پالیسی کے کسی حصے میں کہیں فلا ہے, کہیں اس میں کچھ ہے, تو اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس پہ بات کر کے اس کو دور کرنا چاہیے. اس طرح کی ڈبیٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کچھ سائیکلو اسٹائل ایک پمفلٹ آئے گا اور اس پہ سب لوگ اتفاق رائے کریں گے, اتفاق رائے کر کے جاری کر دیا جائے گا. آج اور کل جو باتیں ہوں گی اس سے ہمیں اور ہماری حکومت کو یہ سمجھنے میں موقع ملے گا کہ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. انڈین جو فارن منسٹر ہیں شنکر جے شنکر, انہوں نے یہ کہا ہے اور اب یہ میڈیا میں آ گیا ہے کہ انہوں نے فروری میں نہ صرف پرماننٹ 5 ممبرز کو بلکہ بہت سے اہم ممالک کے دارالحکومتوں میں جا کے یہ بتا دیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ہم اس کی حیثیت کو ختم کرنے والے ہیں. تو ہماری شاید ترجیحات کچھ اور تھیں, اس لیے دنیا جو تھی اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک تھے ذہنی طور پر تیار تھے, اس لیے شاید فوری طور پر کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا. اب اس موقف کو دنیا کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے, ان کو کنونس کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی پارٹی سطح پر. اور ہمارے ان لوگوں کو جو کہ مبصر ہیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہوتا اکیلے. ہمارے ملک میں بہت سے فارن سیکرٹریز ہیں, ہمارے ملک میں اس اسمبلی میں بہت سے ایسے ماہرین موجود ہیں جو کہ اس سے پہلے سفارتی عہدوں پر فائز رہے ہیں. سینٹ میں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, فارمر جنرل ہیں. ان سب پر مشتمل وفود بنانے چاہیے, اور وہ لوگ جو جن کے بارے میں پتا ہو, تو فرض کریں کہ جلم قیوم صاحب ہیں, میں مثال دیتا ہوں, اس وقت مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, وہ جہاں جہاں رہے ہیں, جن ملکوں سے ان کے رابطے رہے ہیں, تو وہاں بھیجا جائے. اگر خواجہ آصف صاحب فارن منسٹر ہیں تو جن ملکوں سے ڈیل کیا ان کو بھیجا جائے. اور حکومتی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں, جن لوگوں نے سفارتکاری کی ہوئی ہے, تو ان کو ان ممالک میں بھیجا جائے, وہاں جا کے بات کریں. یہ بڑا نازک موقع ہے, اس کو صرف حکومت اور اپوزیشن کے تک محدود رکھنا چاہیے. صاحب تھوڑا سا چونکہ پروگرام کا وقت چونکہ بالکل ختم ہونے والا ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ انوار کو تھوڑا سا اس طرف لے کے آؤں کہ یہ آپ بھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ جو امریکہ والی بے وفائی ہے وہ ایک بار پھر سامنے آ گئی. تو اور شہباز شریف نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے انوار صاحب کہ کابل میں ان کے لیے امن کا سٹیج سجا رہے ہیں ہم, اور وہ کشمیر میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی ہم ایک بار پھر سے ٹریپ ہو گئے ہیں؟ مختصر طور پہ یہ میں کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس طرف متنازع ایشو کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کو بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس معاملے میں. اس کی ڈیٹیل کسی وقت ڈسکس ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں عمران خان کے ساتھ کس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. انفارمیشن کی کمی تھی, ان کے فارن آفس جو ہے اس کی نااہلی تھی کہ انفارم نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے یہ بھارت اتنے دنوں سے قانون سازی کی کیا تیاری کر رہا تھا, اس سے بھی یہ حکومت لا علم تھی, وہ ہاتھ سے گزر گیا ہے. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ باقی سب اخلاقی سپورٹ کریں گے آپ کو, سارے پلیٹ فارم دنیا کے. ایک ہی پلیٹ فارم ہے UN کا اور سلامتی کونسل کا, بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو وہاں کیس لڑنا ہوگا.
کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا اور آج لوک سبھا کی اپوزیشن میں بھی خود انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ جو اس نے شک ختم کی ہے مودی نے، یہ تو وڈرا کر چکا ہے ٹیکنیکلی اس کشمیر سے جو مہاراجا کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد مشروط ان کو یہ جو ہے الحاق ہوا تھا، اس مشروط الحاق سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے ٹیکنیکلی۔ اب اس کی وہاں سے فوج کی موجودگی ایک ایک لمحے کے لیے غیر قانونی ہے۔ یہ کیس لڑنا ہے یو این او کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے، بالکل ہاشمی صاحب باتیں جو ہیں، ہاشمی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ چاروں کا بہت شکریہ، باتیں بہت ساری ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور بیورو رپورٹ کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور یقیناً یہ جو اجلاس ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی کچھ ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، کشمیری جو ہم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں ان کا بھروسہ نہ ٹوٹے۔ ہم فی الحال پروگرام میں اتنا ہی، فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔